स्क्रीन जरा बड़ी कर देती हूँ। हाँ जी, आज का जो फर्स्ट ऐसे है वो कश्मीर इशू पे है। तो इसमें मैंने इसका बैकग्राउंड भी डिस्कस किया है और अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो भी थोड़ा सा इसमें डिस्कस किया है। कश्मीर प्रॉब्लम। कश्मीर is a large area on northern border of India. It has been the center of dispute between India and Pakistan since 1947. More than 7 million people live in Kashmir, but about a fourth of them belong to other religions, including Hinduism. इंडिया के नॉर्दर्न एरिया में ये सिचुएटेड है और आप इसमें देख सकते हैं कि बड़े सग़ीर में 1947 से पहले ही आगाज़ था कि जिसमें कश्मीर इशू जब से पाकिस्तान इंडिया बना है आपको 1947 से इसकी हिस्ट्री मिलती है कि कश्मीर डिस्प्यूट चल रहा है दोनों ममालिक के दरमियान। Historically, on the fall of Mughal Empire, the state of Kashmir fell to the British East Company in 1840, which sold it to Raja Gulab Singh in 1846 at a price of rupees 75 lakh. In 1947, subcontinent was partitioned, मतलब तकसीम हो गया. However, problem remained about over 650 princely states. The state of Kashmir was of them. It was ruled by Hindu ruler Maharaja Hari Singh, but Muslims were in majority in this state. Consequently, Maharaja Hari Singh remained neutral and did not join any nation. However, in October 1947, Muslim tribesmen knocked at the doors of Srinagar. Consequent upon का मतलब होता है नतीजतन. As a result भी आप लिख सकते हैं consequent upon की जगह, which Raja Hari Singh Indian government for military assistance. Resultantly, Raja signed the instrument of accession, ceding Kashmir to India on 26 October 1947. ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में यहाँ मुराद ये है कि जब आपने किसी मुल्क के साथ इल्हाक करना होता है ना, शामिल होना होता है, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट, एक एग्रीमेंट तैयार किया जाता है जिसे आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं. ठीक है, तो हमने इसमें अभी जो एक हिस्ट्री है, हिस्टोरिकली हमने इसमें बैकग्राउंड देखा कि जब मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ है तो ब्रिटिश ईस्ट कंपनी जो मुग़ल सल्तनत में आई थी और अपना असर कायम करने की उन्होंने कोशिश की है, तो कश्मीर उनके कंट्रोल में आ गया और उन्होंने आगे से राजा गुलाब सिंह को बेच दिया 75 लैक्स में. उसके बाद जब 1947 में सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन आई है तो ये एक प्रॉब्लम अराइज हुआ है कि जो डिफरेंट किंगडम्स थी वहाँ पर सिचुएटेड वो किसके साथ इल्हाक करेंगे, तो उन्हीं में से कश्मीर था. और उस टाइम के जो हिंदू महाराजा थे, महाराजा हरी सिंह, वो किसी के साथ भी इल्हाक नहीं करना चाहते थे, न्यूट्रल रहे. लेकिन जब मुसलमान कबीला श्रीनगर तक पहुंचा है तो नतीजतन उन्हें हिंदुओं के सरकार से, गवर्नमेंट से असिस्टेंस लेनी पड़ी और मजबूर होकर राजा हरी सिंह को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के फेवर में साइन करना पड़ा 26 अक्टूबर 1947 को. In 1947 to 1948, First Indo-Pak War was fought on Kashmir issue. India referred the matter to UN, United Nations, which passed a resolution on 13th August 1948, according to which a free and fair plebiscite was to be held to allow the Kashmiri people to decide their future. अब पहली जंग शुरू हुई है कश्मीर के हवाले से, तो फिर मामले को ना यूनाइटेड नेशन के पास लेके गया, यूनाइटेड नेशन के पास ले गए कि जिसमें एक करारदाद मंजूर हुई है जिसके तहत ये डिसाइड हुआ कि प्लेबिसाइड कंडक्ट किया जाएगा, मतलब कि अवाम से ही वोटिंग करवाई जाएगी कि अपने फ्यूचर के हवाले से वो क्या डिसाइड करना चाह रहे हैं, कि किसकी फेवर में वो जाना चाह रहे हैं. ठीक है, उसके बाद on 1st January 1949 a ceasefire was agreed with 55% of the territory within Indian control, whereas 45% of the territory within Pakistani control. The ceasefire was intended to be temporary, but the line of control remained a de facto border between the two countries. फिर 1 जनवरी 1949 में एक मुआहदा हुआ जिसके तहत कुछ इलाका इंडिया को दे दिया गया और कुछ इलाका पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गया. ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल इसे कहा जाता है, तो बाय फैक्ट इसे बॉर्डर समझा जाता है दोनों ममालिक के दरमियान. ठीक है, in 1965, Second War was fought on Kashmir issue. A ceasefire was agreed with the mediation of USSR, which was called Tashkent Accord of 1966. उसके बाद जब दूसरी जंग हुई है कश्मीर के हवाले से तो फिर एक मुआहदा हुआ रशिया की के ताउन से जिसे तशकंद अकॉर्ड कहा जाता है. उसके बाद तीसरी जंग हुई है 1999 में
कश्मीर इशू के हवाले से। तो स्टिल अभी जितने भी एफर्ट्स की गई हैं इस कश्मीर इशू को रिजॉल्व करने के लिए, वो सब नाकाम रही हैं। परसिस्टेंट का मतलब होता है जारी रहना, ठीक है, और कोई फ्रूट फल नहीं मिल सका उन तमाम एफर्ट्स के नतीजे में। और इसमें सिंपली इसमें बता दूं कि कभी भी जो प्रॉमिस किया गया था यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल से, उसे कभी भी इंडिया ने उसको पूरा नहीं किया, कि जिसमें कश्मीरियों को ये हक ही नहीं दिया गया कि खुद से वो डिटरमिन कर सकते हैं कि किसकी फेवर में वो जाना चाहते हैं, ठीक है। अब ये पिछले साल जो 2019 में पार्लियामेंट की तरफ से जो एक ये क्या कहते हैं, ये आर्टिकल ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत, कि भाई आज से ये जो कश्मीर है ये इंडिया का हिस्सा है, ठीक है, और ये है कि और बियॉन्ड भी जो भी है वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं बना सकता। तो ये मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू इसमें देती हूँ। ऑन 5 अगस्त 2019 द इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह while addressing रजिया सबाब अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, अगर आपको रजिया सबाब नहीं याद हो रहा तो अपर हाउस लिख देना सिर्फ, अनाउंस दी annulment ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। इन आर्टिकल्स के तहत ये एक प्रोविज़न रखी हुई थी कि उनके राइट्स को ज़ब्त नहीं किया जाएगा, तो वो बिल्कुल ही वो जो आर्टिकल 370 35A ख़त्म कर दिया गया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए। द इंडियन रेवोकेशन का मतलब होता है ख़त्म करना, ऑफ द स्पेशल स्टेटस ऑफ ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर हैज़ शट डाउन ऑलमोस्ट ऑल प्रोस्पेक्ट फॉर इट टू रिजॉल्व द इशू थ्रू बायलैटरल डायलॉग। अब ये आर्टिकल 370 और 35A को जब निकाल दिया गया, इसकी हैसियत ख़त्म कर दी गई, स्पेशल स्टेटस को बिल्कुल रद्द कर दिया गया, तो आगे कोई चांसेस ही नहीं बचे थे कि बायलैटरल निगोसिएशन हो सके इस कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करने के लिए। देयर हैज़ बीन एन एस्केलेशन इन शेलिंग, एस्केलेशन तबाही बर्बादी को कहते हैं, अक्रॉस दी लाइन ऑफ कंट्रोल। फिर आपको पता है तोपें जो चल रही थी या जो इतनी शेलिंग हो रही थी और उससे इतना नुकसान हो रहा था, वो स्टार्ट हो गया लाइन ऑफ कंट्रोल के पार, विद इंडिया रिपोर्टेडली यूजिंग क्लस्टर बॉम्ब्स विद इंक्रीजिंग सिविलियन कैजुअलिटीज़, और काफ़ी ज़्यादा तादाद में वहाँ के जो शहरी हैं वो उनका कत्लो गारत आम हो गया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज हिज एक्शन इन इंडिया हेल्ड कश्मीर विल एंड टेररिज्म एंड सेपरेटिज्म। अब उसने ये प्ली लिया है, इस तरह से इसको कवर अप करने की कोशिश की कि इस तरह से टेररिज्म ख़त्म हो जाएगी और वो जो एक कौमियत का तस्वुर है ना, वो सेपरेटिज्म से बच जाएगा। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर कॉल्स दिस चेंजिंग दी डेमोग्राफिक्स, जो जोग्राफिकल एक जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको चेंज करने की कोशिश का नाम दिया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के। वुड लीड टू कन्वेंशनल वार, कि इससे तो फिर ये होगा फिर दोबारा से रवायती जंग का आगाज़ हो जाएगा। एथनिक क्लिनजिंग मीन्स कि जब एक ही नस्ल के एक ही कौम के लोग रह रहे हैं, आप जब उनको ख़त्म करना चाह रहे होते हैं तो उसे एथनिक क्लिनजिंग बोलते हैं। इक्वल टू जीनोसाइड, इन जीनोसाइड जब एक मखसूस किस्म के लोगों को आप ख़त्म करने की कोशिश करते हो। हेल्पलेस भी लिख सकते हो, हैप्लेस भी लिख सकते हो, इसका मतलब होता है मजबूर, लाचार। पॉपुलस आबादी को कहते हैं, बेशक पॉपुलेशन आप लिख लो यहाँ पर। ऑफ ऑक्यूपाइड कश्मीर वुड अगेन बी क्रश डाउन अंडर द फ्यूटाइल जेस्चर्स, एम्प्टी रिटोरिक एंड थेट्रिकल डिप्लोमेसी। रिटोरिक का मतलब ये होता है जो खाली खुली ऐसे आपको बहुत वादे किए जाते हैं ना आपके गवर्नमेंट की तरफ से या पॉलिटिकल लीडर की तरफ से, तो सिवाय ये खाली खुली वादों के और कुछ नहीं था, और एक ड्रामाई अंदाज में उन्होंने इसको प्रेजेंट किया कि हम कश्मीर के लिए ये करेंगे, तो उसमें वो दब के रह गए कश्मीर की आवाम, ठीक है। हाँ जी, क्लियर हुआ है आपको? मैंने इसको जितना मैं शॉर्ट कर सकती थी कश्मीर इशू को मैंने इसमें शॉर्ट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये इतना मुश्किल तो नहीं है, इसकी प्री हिस्ट्री भी डिस्कस हो गई है, फिर जो जंगें लड़ी गई हैं इसको बेशक उर्दू में ट्रांसलेट कर देना अगर ये उर्दू में आया, और बाद में जो प्रेजेंट सिनेरियो के किस तरह से आर्टिकल 370 35A निकाल के उसकी स्पेशल स्टेटस को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। हाँ जी, पहला आपको क्लियर है? आगे चलूँ? किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। काइंडली अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें फिर आगे मैं चलती हूँ। हाँ जी, कोई सवाल तो नहीं है किसी का?
अच्छा जी, प्रेजेंट सिनेरियो के लिहाज से इस टाइम बहुत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस टाइम कोरोना वायरस के हवाले से, तो बहुत ही मैंने इसे शॉर्ट वे में इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि जिसमें पहले तो उसको इंट्रोड्यूस करवाया, फिर इसकी हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई है और कौन सी मतलब किस तरह से ये फैलता है, उसके बाद प्रेजेंट सिनेरियो में पाकिस्तान की तरफ से क्या इकदामात लिए गए हैं इस पर ओवरकम करने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको याद हो जाएगा। चलें इसको देखते हैं। द वर्ल्ड इज एट वार अगेंस्ट अ पेंडेमिक विद अ सर्टेनिटी ऑफ एन अनसर्टन फ्यूचर। मतलब अभी जो दुनिया की हालत है वो ऐसी है कि जैसे जंग की कैफियत है, और जिसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी है कि फ्यूचर में क्या होगा। Thousands of people have already perished. Perish का मतलब है कुचले गए हैं, मर गए हैं, ख़त्म हो गए हैं across the continents, and the numbers are rising at an exponential rate. बहुत बड़ी तादाद में इजाफा हो रहा है, हज़ारों की तादाद में लोग बरे आज़म से पार, कॉन्टिनेंट से पार जो लोग हैं सब उसका शिकार हो रहे हैं, कुचले जा रहे हैं। फ्रॉम द मोस्ट डिवेलप्ड टू द पुअरेस्ट हैज़ बीन स्पेयर्ड। कोई भी इसके जो जुल्म है, जो इसका स्पेल है, वो से बच नहीं सका। नो वन कुड हैव प्रिडिक्टेड दैट 2020 वुड बी लाइक दिस। In December 2019, a pneumonia outbreak was reported in Wuhan, China. On 31st December 2019, the outbreak was traced to a novel होता है कोई नई चीज़ को, strain एक परेशानी, to a novel strain of coronavirus which was given the interim name 2019 and COVID by the World Health Organization WHO. अच्छा, इसमें आपको एक ऑब्जेक्टिव ये भी आ सकता है, ये सामने आपके पॉइंट है कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, वुहान चाइना से। 31 दिसंबर 2019 को ये रिपोर्ट हुआ था। ठीक है, जनरल नॉलेज में उम्मीद है कि इस दफ़ा आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, एज विद कोल्ड्स एंड इन्फ्लुएंजा द वायरस इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, जो सांस की नाली से ये आगे जाता है, ऑफ अ सिक पर्सन इन 3 ways: एयरबॉर्न हवा में, थ्रू स्नीजिंग और कफिंग। सो द वायरस इज इनहेल्ड लिया जाता है अंदर को, और कम्स इनटू कांटेक्ट विद द म्यूकोसा पानी जो होता है of the eyes, nose and mouth of people nearby. By direct contact, when the person who is sick has the virus on their hands and transmitted by contact with others, who then touch the mucosa of the eyes, nose or mouth. By indirect contact, when the virus is transmitted, इसी को पैराग्राफ में लिखने जा सकते हैं जी, ये पैराग्राफ में ही होता है। इसकी आउटलाइन निकालने का तरीका ये है कि जो भी मैं पढ़ रही हूँ उसके पहले पैराग्राफ की जो पहली लाइन है ना, वो आउटलाइन में लिख लीजिएगा। ठीक है, हमेशा पैराग्राफ में ही होता है। अब ये जो पॉइंट्स हैं आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, ये इसी तरह से बनेगा इसका। ठीक है, बाय इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट व्हेन द वायरस इज ट्रांसमिटेड ऑन टू ऑब्जेक्ट्स और सर्फेसिस, फॉर एग्जाम्पल डोर हैंडल्स, कीबोर्ड्स, टेलीफोन्स एक्सेट्रा, बाय स्नीजिंग और कफिंग, और बाय द सिक पर्सन हैविंग द वायरस ऑन देयर हैंड्स एंड अदर्स देन टच द कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट सर्विस। तो आपने देखा कि एयरबॉर्न के जरिए जब आप स्नीज या कफिंग करते हो, या डायरेक्ट कांटेक्ट करते हो किसी सिक पर्सन के साथ, या जब जो कंटेमिनेटेड एरिया सरफेस को आप जब टच करते हो, उस इन तरीकों से ये फैलता है। इन ऑर्डर टू फ्लैटन दी कर्व, फ्लैटन दी कर्व का मतलब है कि वो जो एक तेज़ी से ऊपर को जा रहा था उसकी शिद्दत को कम करने के लिए, या रिड्यूस दी रेट भी आप लिख सकते हो, ऑफ ग्रोइंग नंबर्स ऑफ इन्फेक्टेड पीपल, गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड हैव बीन फोर्स्ड टू इम्पोज कंप्लीट लॉकडाउन of their societies and businesses. On March 2020, Prime Minister also announced the formation of youth force titled Corona Relief Tigers to fight against the spread of coronavirus. The State Bank of Pakistan on 17 March 2020 announced some monetary and micro financial measures to keep the economy moving to face onslaught of COVID-19. तो पर आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से इकोनॉमिकली इसको ओवरकम करने के लिए एक पेस पे चलाने के लिए क्या क्या इकदाम किए गए हैं। ऑन 3 अप्रैल 2020 द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड एन इंसेंटिवाइज्ड पैकेज फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सर्वाइविंग द पेंडेमिक रिक्वायर्स अ कलेक्टिव एफर्ट. It is high time that we embrace that it is decidedly unlikely that the situation will improve, and we are looking at changes that might permanently be baked into our lives. अब अगर आप इस पेंडेमिक में सर्वाइव करना चाहते हैं तो उसके लिए कलेक्टिव एफर्ट का होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको इस हवाले से फ़ैसला करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसे नहीं इम्प्रूव हो सकती।
Until a cure is formulated, we have to accept the current circumstances as the new norms. जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, सिचुएशन है, तो जब तक क्योर फॉर्मुलेट नहीं होता आपको इस प्रेजेंट सिनेरियो को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ है? अच्छा, अब आप इसमें मज़ीद इजाफा इस तरह से कर सकते हो कि अगर आपकी मेमोरी मतलब आप इसको रिटेन कर सको, तो जो लेटेस्ट रेशियो चल रहा है कि अभी कितनी तादाद है कि जो अफेक्टेड पीपल हैं, चाहे पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देख लें या वर्ल्ड वाइड देख लें, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। होपफुली ये आपको अब याद हो जाएगा, इतनी मुश्किल टर्म्स नहीं यूज़ की मैंने। हाँ जी, क्लियर है क्वेश्चन ये ऐसे आपको? कोई सवाल आपका? क्लियर है तो बता दिया करें, मैं आगे फिर चलूँ। ये लास्ट फाइल है इसकी, ये करके आप इसको वाइंड अप करें, काफ़ी ज़्यादा ऐसे हो गए हैं। अच्छा जी, मोबाइल फ़ोन्स के यूजेस एडवांटेजेस के हवाले से भी आपको ऐसे पूछा जा सकता है, तो जस्ट इसको ब्रीफली अगर हम देखें, यूजेस में क्या है? चैटिंग एंड कॉन्टेक्ट्स विद ईच अदर, सर्फिंग द इंटरनेट, बिजनेस पर्पसेस, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, ई लर्निंग। अच्छा, आपको याद होगा कि मैंने प्रीवियसली कल एक आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से एक उसका ऐसे करवाया था, तो वही आप मटेरियल यूज़ करके आप मोबाइल्स के यूजेस एडवांटेजेस को भी आप एलेबरेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मिस यूजेस ऑफ मोबाइल फोन्स, वेस्ट ऑफ टाइम यूज इन क्रिमिनल एक्टिविटीज, टेररिस्ट यूज मोबाइल फोन, सोर्स ऑफ डिप्रेशन एंड स्ट्रेस, वॉचिंग अडल्ट कंटेंट। ठीक हो गया? थोड़ा सा इसको यहाँ पर देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, आफ्टर द गिफ्ट ऑफ लाइफ इट इज़ परहैप्स द ग्रेटेस्ट ऑफ गॉड्स गिफ्ट, इट इज़ द मदर ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। जॉन मिल्टन was of the view, the attitude of someone made a thing good or bad. The thing in itself is not either good or bad. Ever since the dawn of the era of the scientific gadgets have been under debate whether they are good or bad. Cellular phones are being discussed by various sections of society. तो थोड़ा आप चेंज करके वो कल वाला ऐसे भी उसी के मुताबिक ये इस ऐसे के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप अपने के मुताबिक इसको कर लीजिएगा। ज़्यादा लंबा ऐसे तो नहीं होगा, उसके लिए आपको 2 या 3 सफ़े लिखने पड़ेंगे, उसके मुताबिक इसको देख लीजिएगा। उसके बाद रोल ऑफ विमेन इन सोसाइटी। In the past, the role of women was limited to the four walls of the house. The sphere of activities was very narrow. They were not allowed to participate in political, cultural, social, and literary activities. They could not play any for a constructive role outside the house. They were considered physically and spiritually dubious. कोई उनकी हैसियत ही नहीं होती थी, कंस्ट्रक्टिव कोई रोल अदा नहीं कर सकते थे बियॉन्ड द बैरियर ऑफ द हाउस। द पिक्चर ऑफ women in pre-Islamic Arab society was shocking. Parents were ashamed of having female children. The girls were buried alive. Women were treated as means of carnal pleasure. Among the great religions of the world, Islam is the only one which restored the grace and dignity of women. Holy Prophet peace be upon him. ये ज़रा गलत हो गया, इसको आप एज बना लीजिएगा। Paradise is under the feet of the mother. In the changing world of today, women are playing a very significant role in the development of society. They are proving their worth and value in every sphere of life, such as trade, industry, politics, administration, scientific research, literary, and artistic activities. Now they are considered suitable for every job. Even in Pakistan, women are doing positive activities towards the welfare of society. In various departments, they are working as nurses, air hostesses, clerks, stenotypists, sale girls, police, military officers. If we wish to see our country progressing by leaps and bounds, women should be allowed to work shoulder to shoulder with men in every field of life. We should get rid of conservative thinking, जो रवायती सोच को कहते हैं, and accept the reality that women are integral part of civil society. No doubt, the greatest and the most prestigious role of women is a mother. The working woman will have to prove that she can be a good mother as well as a good worker. ठीक है? तो अगर नेशनल लाइफ की डेवलपमेंट के हवाले से वुमेन पे आता है, या उसका क्या किरदार है, या क्या उसके लिए स्कोप है, ठीक है ना, सोसाइटी में, तो ये आप 3-4 तरीक़ों से इस ऐसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा को एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, आया हुआ है। को एजुकेशन रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर वी आर टीचिंग द बॉयज़ एंड गर्ल्स टुगेदर। किसी का ना
or we involve students of both the sexes in the learning process at a single place or classroom. Though co-education is common in European countries, it is not so in Pakistan. In Pakistan, there is co-education in some colleges and schools, but most of the colleges and schools have separate education for boys and girls. Co-education has remained a controversial issue in our country. Some people are in favor of this system and want to introduce it at all schools and colleges. They give many arguments in its favor. Their main argument is that in poor and backward country like Pakistan, it is impossible to maintain separate institutions. Therefore, co-education should be open to girls also. It would be good for the progress of the country, raise the standard of education, and will promote competition among boys and girls. The other group gave the reason against these arguments that in tropical countries, sex consciousness develops at an early age. It is therefore not advisable to offer opportunities to the boys to mix with the girls freely. It has been observed that real reason why some people support co-education is that they like Western culture. They want to be more English because the West has co-education, so they must have it. But we have to see whether our religion, culture, social system allow us to adopt co-education. We can see that they certainly not allow us to adopt such a system. I am, however, of the view that if co-education is inevitable matlab zaruri, one would agree to it. But it is not necessary even if it is to be adopted at all. We should adopt it only at the primary or elementary level. At the secondary level and higher secondary level, we should adopt a separate system of education. By adopting this system at secondary and higher secondary level, we will only be able to promote vulgarness in our society. This type of co-education, if adopted, will do more harm than good to our country. आप अपने पर्सपेक्टिव से भी आप क्या सोचते हैं कि को एजुकेशन होनी कि चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो वो आप उसमें लिख सकते हैं. एक उसके फेवर में दे दें और उसके अगेंस्ट दे दें. उसके अलावा अब ये एम्बिशियस के हवाले से है. आप इसको इस तरह से कर सकते हैं. मैं आपको इसका आसान तरीका बताती हूँ कि जैसे आपने पर्सनल स्टेटमेंट तैयार करनी है ना, आप जैसे कि एडवोकेट बनना चाहते हो, तो इस ऐसे की चंद पहले 2 पैराग्राफ्स ले लेना और आपकी जो पर्सनल स्टेटमेंट है ना, उसी का मटेरियल आप यूज़ कर लेना कि आप एम्बिशियस हैं, कि आप ये क्यों करना चाह रहे हैं, तो उसके साथ कोरिलेट करके ये आपका ऐसे तैयार हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद यूजेस एंड अब्यूसेस ऑफ साइंस, ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस, या फिर साइंस एक ईवल है कि नहीं है, इस पर्सपेक्टिव से आपको ऐसे आ सकता है. या मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी अगर आपको ऐसे आता है तो उधर आप यही ऐसे यूज़ कर सकते हैं. Science has dominated our lives. We cannot think of reversing our lives back to the technology-free era. Science, being a mother of invention, has created a new world with its bloodless revolution. Man has invented machines in countless number for the benefits and comforts of a human being. Science has brought a marvelous revolution in the modern world. All progress of a country depends upon the progress in science. Science is the systematic classification of experience. Science has both merits and demerits. Its services are as many as its disservices. It has dominated time and space. It needs only a few hours to reach the furthest, सबसे जो दूर है, corner of the world. Fast moving trains, buses, airplanes, steamships enable man to travel long distance without any difficulty. Today, man flies like birds in the air. We can now see and hear an eminent काबिल को कहते हैं, scholars speaking in America, England and China. So it appears that the world has shrunk. ऐसा लगता है कि आपको सिमटी भी महसूस होती है दुनिया. Science has done a wonderful job by controlling human sufferings. Most of the diseases are being cured with newly discovered drugs. Millions of lives have been snatched off from the clutches of death. Rather, some of its performances are not less than a miracle. In the past, such achievement was only possible for gods. Science is nothing but an image of truth. कई पर्सपेक्टिव से इसको यूज़ किया गया है. All the present requirements have been increased tremendously, बहुत बड़ी तादाद में. But ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इधर बट लिखिएगा. But science does not give up hope of feed the ever-growing population. The mighty forces of water have been controlled by science. Science has devised ways and methods to harness water for the sciences of humanity. तो अब इधर देख सकते हैं कि ह्यूमैनिटी के पर्पस के लिए भी जो डेडली डिजीजेज हैं,
ये जिनका क्योर सिर्फ नेचुरल मेडिकल के ज़रिए समझा जाता है, तो साइंस के ज़रिए अब उम्मीद की जा सकती है कि उससे बचा जा सकता है। डिस्ट्रक्टिव यूज़ के लिए भी इसको इस्तेमाल किया गया है, न्यूक्लियर वेपन्स किया गया, वो इस तरह से वो ईवल, उसका डार्क एस्पेक्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एज अ फ्रेंड भी इसका किरदार आता है, ठीक है। ये आप इसमें से लाइन एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ है आपको?